अरे 140 करोड़ की आबादी है, 10, 20, 50, 200, 400 मर जाते हैं तो मरने दो। कोविड के दौरान जब लाखों मर गए तब भी भारत की जनता को सद्बुद्धि नहीं आई, तो 10-20 के मरने से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, सड़क में भ्रष्टाचार के गड्ढों के कारण मारे जाते हैं, सरकारी लापरवाही से मारे जाते हैं। क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? जब भी किसी राज्य में भगदड़ की घटना होती है तो नेता लोग इसकी टोपी उसके सर खेलना शुरू कर देते हैं, गिनवाने लग जाते हैं कि फलानवा राज्य में फलानवा समय में फलानवा घटना हुई थी और इतने लोग मारे गए। अभी बेंगलुरु में आईपीएल की जीत का जश्न मातम में बदल गया जब भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई और 33 घायल हुए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि सत्ता का चरित्र हमेशा एक जैसा होता है। हालांकि सत्ता में बैठे लोगों के भीतर अलग अलग विचारधाराओं का असर भी होता है और इस मामले में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। हाल ही में हमने देखा कुंभ मेले में भगदड़ हुई, कई घंटे तक यूपी के मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा गोदी मीडिया, पूरा भाजपाई सिस्टम घटना को स्वीकारने से ही इनकार करता रहा। कुछ गोदी मीडिया के लपटझंडिस तो यहाँ तक कहने लगे, लिखने लगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भव्य कुंभ बहुत अच्छे से चल रहा है, जाइए आनंद लीजिए। खुद वहां के मुख्यमंत्री ने भी कोई बात नहीं बताई। लेकिन कर्नाटक की घटना के मामले में कुछ ही समय के भीतर मुख्यमंत्री ने सब कुछ स्वीकार लिया, अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकारी, गलती भी मानी और बताया कि घटना में जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घटना के बाद हर वो काम किया जो करना चाहिए था। अस्पतालों में जाकर घायलों से मिलना, पीड़ितों के परिवारों के साथ स्टैंड होना, यह सब कुछ किया, मगर यह सब कुछ घटना के बाद हुआ। इसलिए घटना की जिम्मेदारी कम नहीं हो सकती, जवाबदेही कम नहीं हो सकती। यह सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि आखिर भारत की जनता को हर बार मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? क्या हम खाली मरने के लिए पैदा हुए हैं? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस की सरकारें मौतों के बाद लोगों के आंसू पोंछने अस्पताल से लेकर घर तक पहुंच रही हैं, वो लोगों की भीड़ को संभालने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? आखिर सरकार का काम क्या है? समय कम मिला, भीड़ का अंदाजा नहीं था, ये सब बहानेबाजियां हैं। ये सब कुछ अपनी नपुंसकता को छिपाने का निरर्थक प्रयास है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क थाने में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। यह सच है कि चाहे कुंभ में भगदड़ की घटना हो, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ही किसी बाबा के यहाँ, किसी फर्जी बाबा के यहाँ भगदड़ की घटना हो, हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचंड संवेदनहीनता दिखाई। उसकी तुलना में कांग्रेसी राज्यों के नेताओं ने काफी बेहतरीन व्यवहार किया, मगर उससे यह सवाल दब नहीं जाता, कमजोर नहीं हो जाता कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो सरकार अपनी ही जनता को सुरक्षा न दे पाए, उसे कुर्सी पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह अलग बात है कि अमृत काल में नैतिकता और नैतिक अधिकार जैसी चीजें ढूंढे नहीं मिलती हैं, गायब हो चुकी हैं। हालांकि कर्नाटक के मामले में केंद्र की व्यवस्था भी अपना पल्ला झाड़ रही है, झाड़ना नहीं चाहिए लेकिन झाड़ रही है। यह अलग बात है कि बीसीसीआई ने हाथ मुंह सब कुछ पहुंच लिया है, मगर सवाल यह है कि जिस आईपीएल के नाम पर देश की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, नौजवानों को सट्टा और जुए की लत में तबाह किया जा रहा है, जिस आईपीएल से धन्ना सेठ, नेता और बिजनेसमैन अरबों की कमाई कर रहे हैं, साथ ही साथ खिलाड़ी भी मोटा पैसा कमा रहे हैं, जिस आईपीएल के माध्यम से सरकार, सत्ता में बैठे लोग देश की जनता का, खासकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने में सफल हो रहे हैं, यानी असल मुद्दों से भटका रहे हैं, ताकि युवा दिन रात आईपीएल में घुसा रहे, सट्टा खेलता रहे, अपने असल अधिकारों और जरूरतों के बारे में बात न करे। उस आईपीएल के आयोजकों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि तैयारी के लिए समय कम था तो जश्न की इतनी जल्दबाजी क्या थी? कुल मिलाकर जो लोग भी इस घटना को यह कहकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तुरंत मृतकों की और घायलों की संख्या बता दिया, जिम्मेदारी ले ली, गलती स्वीकार ली, ये ठीक नहीं है। गलती स्वीकार करके कोई एहसान नहीं किया है। हालांकि भाजपाई राज्यों की तुलना में कांग्रेस की सरकार का रवैया काफी हद तक जनता के हित में था, मगर जो मर गए उनकी मौत का जिम्मेदार तय होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। सवाल भारत की उस भीड़ की भी है जो क्रिकेट के नाम पर लाखों की संख्या में बिना बुलाए इकट्ठा हो जाती है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र पर खतरा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए देश सालों से तरस रहा है। न्यायपालिका में बेईमान जजों का भंडार लगा हुआ है। राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग सरेआम ठगी कर रहे हैं, चालबाज धन्ना सेठ आम जनता का धन लूटकर अमीर होते जा रहे हैं। हजारों समस्याएं होने के बावजूद भी जिस देश की जनता अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होती, वहां आईपीएल के नाम पर जब इस तरह से भीड़ जुटने लगे और धर्म का धंधा करने वालों के सामने जब पगलाई हुई भीड़ अपनी जान जोखिम में डालकर जुटने लगे, तो समझ लीजिए कि देश का भविष्य किस रास्ते पर जा रहा है। कुछ लोग चालबाज बाबाओं का दोष देते हैं, कुछ कहते हैं कि जनता की वजह से क्रिकेटर लोग भगवान बने फिर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि सारा दोष चालबाज बाबाओं या क्रिकेटरों या फिल्मी सितारों का ही नहीं है, उस जनता का भी है जो अपने लिए खड़े न होकर क्रिकेट और फ्रॉड बाबाओं के लिए जान दे देती है। सवाल यह भी है कि चुनावी रैलियों में जहां लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया जाता है, वहां तो ऐसी भगदड़ बहुत कम होती है। फिर जहां जनता का कार्यक्रम हो
वहां भगदड़ क्यों हो जाती है? क्या सरकारों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बेंगलुरु के बारे में एक शर्मनाक चर्चा यह भी है कि बाहर लोगों की मौत होती रही और भीतर कार्यक्रम चलता रहा। वहां डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अपनी अपनी फोटो खिंचाते रहे। सवाल यह है कि जब काम क्रिकेटरों का था तो मुख्यमंत्री लोग और डिप्टी सीएम लोग वहां क्या कर रहे थे? क्या ये बीजेपी के नेताओं की तरह हर चीज की राजनीति करना नहीं है? वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक महत्वपूर्ण मामला यह भी है, यह भी सामने आ रहा है कि क्या भारत की तीनों सेनाएं अब नरेंद्र मोदी की सरकार से ऊब चुकी हैं? क्या भारत की सेना अब नहीं चाहती कि वो मोदी के हाथों यूज हो, उसके नाम पर मोदी अपनी राजनीति चमकाएं? सीधे शब्दों में कहें तो क्या भारत की सेना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से नाराज है? और यदि ऐसा है तो क्यों? कुछ और बेहद महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। यूट्यूब कहता है कि आपके दर्शक जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, तभी चैनल आगे बढ़ेगा। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में धर्म का धंधा सबसे चंगा। भारत में क्रिकेट भी धर्म बन चुका है और इस धर्म के सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हुई तो मुकदमा किसके खिलाफ होना चाहिए? आरसीबी, कोहली या मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्योंकि बीसीसीआई ने तो पल्ला झाड़ लिया और बचने का रास्ता नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है। चौतरफा दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में मोदी के पास इस्तीफा देने के सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अगर इत्तू सी भी नैतिकता बची हो तो उनकी कुर्सी रहेगी तो कब तक रहेगी? क्योंकि विदेश नीति फेल हो चुकी है और दुनिया के ताकतवर देशों ने औकात बता दिया है। G7 समिट से बुलावा न आना इस बात का क्लियर संकेत है कि अमेरिका अब महामानव के पीछे पड़ गया है। वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसका दुश्मन चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और 11 सालों में जनता का करोड़ों बर्बाद करने वाले महामानव अकेले पड़ गए हैं। देखना होगा कि महामानव इस दबाव को कब तक झेल पाते हैं, नहीं तो इस्तीफा देने के सिवाय कोई विकल्प नजर नहीं आता। पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा प्रेशर का वक्त इस समय प्रधानमंत्री मोदी के सर पर चल रहा है। देश और दुनिया की राजनीति बदल चुकी है और नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके दम पर वो जनता का ब्रेन वॉश कर सकें। माहौल ऐसा है कि जैसे पब्लिक का मन ऊब गया हो, बस बहुत हो गया नाटक। तो सवाल यह है कि जब जनता ही साथ छोड़ देगी तो महामानव की बैसाखियां कब तक टिकेंगी? क्या केंचुआ के भरोसे और संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके सत्ता चल पाएगी? इसलिए मोदी कभी पंजाब तो कभी राजस्थान और कभी मध्य प्रदेश जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। यह अलग बात है कि भाड़े के लोगों को जुटाने के बाद भी आशीर्वाद मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है जो सीधे तौर पर अमेरिका को ललकार रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ट्रंप के आगे सरेंडर किए बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को मोदी सत्ता ने खारिज नहीं किया और कम से कम दर्जन भर बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बिजनेस की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। और जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने पब्लिकली कह दिया कि नरेंद्र ने एक फोन कॉल पर सरेंडर कर दिया तो महामानव के राष्ट्रवाद की हवा निकल गई। राहुल गांधी ने सेना पर सवाल नहीं उठाया, मगर अमेरिका के कहने पर सरेंडर को लेकर सवाल कर दिया। इसके बाद पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम पगलाया हुआ है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सेना पर सवाल है, जबकि बात एकदम साफ है। सेना ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने सरेंडर किया। राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें मोदी के खिलाफ खड़ा होना है और मोदी अमेरिका के आगे सरेंडर है। राहुल गांधी ने गिनाया कि कैसे 1971 में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 7वें बेड़े की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि उस समय कोई फोन कॉल नहीं आया था, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा, हथियार भेजा, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी डटी रही और कहा कि वो जो करना चाहेंगी वो करेंगी। यही फर्क है आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के समय से ही कांग्रेसी कभी सरेंडर नहीं करते, बल्कि सुपर पावर से लड़ते हैं। दूसरी ओर 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता संभाली तो नारा सिर्फ राष्ट्रवाद का था। मामला चाहे भ्रष्टाचार का हो या महिलाओं की सुरक्षा का, हर नारा राष्ट्रवाद के सुर में डूबा था। चीन और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने की बात हो रही थी, मगर जून 2025 में अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होते होते नरेंद्र मोदी सब कुछ गंवा चुके हैं। अमेरिका का भारत विरोधी सुर अपनाना मोदी सत्ता का फेल हो जाना है और घरेलू राजनीति में बीजेपी राहुल गांधी के मुद्दों पर सरेंडर करते नजर आ रही है। तमाम मामले जिन्हें राहुल गांधी ने उठाया, विपक्ष ने उठाया, बारी बारी से हर मामले पर, और ताजा मामला है जातीय जनगणना का। देखिए किस तरीके से मोदी सत्ता ने सरेंडर किया। लाख कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी मोमेंटम बना नहीं पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की होंगी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल, पटना सब घूम के आ गए, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं जा पाए। तो अब 6 जून को मोदी जम्मू कश्मीर जाकर उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दावा करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहा दी है। मगर सवाल यह है कि पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकी कहां हैं? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? अगर जम्मू कश्मीर
में विकास की गंगा बह रही है तो नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लोगों की जान क्यों नहीं बचा पाए? सवाल बहुत सारे हैं, मगर सच ये है कि मोदी सत्ता के पास एक का भी जवाब नहीं है और सवालों से बचने के नए नए तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं। कभी कोई भ्रष्टाचारी जज का मामला उठाया जाता है, कभी बताया जाता है कि जनवरी 2027 में जाति जनगणना करवाएंगे भैया, तो नए नए मुद्दे, कभी कभी बकरा भी ढूंढा जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी जो चाहते थे वैसा कुछ हो नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बोलने से पहले ही अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीज फायर का श्रेय ले लिया। मोदी के प्लान को यह बड़ा झटका था। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कह दिया कि 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो नुकसान उठाना पड़ा। फिर फौज ने ब्रेक लिया और पलटवार करते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल मार मार के धुआं धुआं कर दिया। सीडीएस चौहान का कबूलनामा मोदी सत्ता को दूसरा झटका था कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के राफेल मार गिराए, और इस बात को मोदी सत्ता का छुपाना महामानव के खिलाफ चला गया, क्योंकि तब आप ये नहीं बता पाए थे कि भारतीय वायुसेना ने पलटवार कैसे किया, कितना तगड़ा किया। वो शानदार कहानी दब गई क्योंकि मोदी ने अचानक से सीज फायर कर दिया। तो जहां बात भारतीय वायुसेना के पराक्रम की होनी थी, सीज फायर की होने लगी और महामानव ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सब कुछ गंवा बैठे। सेना और सरकार की सोच में कितना अंतर है, इस बात को ऐसे समझिए कि तीनों सेनाओं ने आईपीएल सेरेमनी में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया। सवाल यह है कि क्या इस देश की तीनों सेनाएं मोदी सत्ता की नीतियों से खुश हैं या नाराज हैं? वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि साल 2015 में जब दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई तब एयरफोर्स ने खुलकर परिवार का साथ दिया, क्योंकि अखलाक का बेटा एयरफोर्स में कारपोरल था। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने परिवार से बात की, एयरफोर्स की गाड़ियां आई और पूरे परिवार को दिल्ली के सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स के सुरक्षित इलाके ले गई। अखलाक का छोटा बेटा भी गौरक्षकों के हमले में घायल हुआ था, उसका इलाज भी सेना के अस्पताल में हुआ। और मोदी ने जिस तरह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री विजय शाह को बचाया है, उससे बहुत ही गलत संदेश गया है। अब आपको ज्यादा समझ आएगा कि आखिर सेना के अफसर आईपीएल के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने सेना की राजनीति को ब्रेक लगा दिया, सेना के नाम पर राजनीति को ब्रेक लगा दिया और साफ साफ संदेश दिया कि हुजूर अब बहुत हो गया, सेना के नाम पर आपने भीख का कटोरा, वोटों की भीख का कटोरा बहुत फैला लिया, मान जाइए अब हम आपके हाथों यूज नहीं होंगे। और क्यों सेना बीजेपी का एक्सटेंशन नहीं दिखना चाहती है? सेना यह भी नहीं चाहती कि देश की जनता को सच्चाई का पता नहीं चले, इसलिए सीडीएस ने कबूल किया कि भारतीय सेना को शुरू में नुकसान उठाना पड़ा, मगर उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास बेहतर काउंटर ड्रोन सिस्टम था। और फिर सीडीएस ने समझाया कि कैसे भारत को घुटनों पर लाने की पाकिस्तान की योजना 8 घंटे में ही ध्वस्त हो गई और उसे सीज फायर की मांग करनी पड़ी। सीडीएस चौहान ने कहा कि 10 मई को रात लगभग 1 बजे पाकिस्तान का मकसद 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लाना था। उन्होंने कई हमले शुरू किए और संघर्ष को बढ़ाया, जबकि भारत ने केवल आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने सोचा था कि यह ऑपरेशन 48 घंटे तक चलेगा, लेकिन वो 8 घंटे में ही समाप्त हो गया, क्योंकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और फिर पाकिस्तानियों ने फोन किया कि वो बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश पर सीडीएस चौहान ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तेजी से मात खा रहा था और उसे डर था कि अगर भारत की कार्यवाही जारी रही तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है, चाहे सीडीएस का बोलना हो या मोदी सत्ता का प्रतिनिधिमंडल भेजना हो। मोदी सत्ता ने जनता को गुमराह किया, न तो संसद को जानकारी दी, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई बताई। सब कुछ बयानबाजियों में चलता रहा और विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जनता के चुने हुए नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे सकें। इसलिए संसद के मानसून सत्र को बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और ये स्पेशल सत्र नहीं है बल्कि नॉर्मल सेशन होगा, मतलब कि हंगामे के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। मोदी सत्ता की इस घोषणा पर कांग्रेस ने कहा कि मानसून सत्र की घोषणा सिर्फ इसलिए की गई है ताकि पहलगाम हमले और आतंकवादियों को पकड़ने में मोदी सत्ता की नाकामियों को छुपाया जा सके। तो एक बात क्लियर है कि नरेंद्र मोदी भारत की जनता को कुछ बताना नहीं चाहते और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फेल होने के बाद जनता की सबसे बड़ी अदालत में भी सवालों का सामना करना नहीं चाहते। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर यह सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है और सबकी निगाहें बिहार चुनाव पर टिकी हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महाराष्ट्र से शरद पवार की पार्टी का समर्थन उन्हें मिल जाए, इसके लिए वो सारी तकड़म भिड़ाने में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महाराष्ट्र से शरद पवार की पार्टी का समर्थन उन्हें मिल जाए, इसके लिए वो सारी तकड़म भिड़ाने में जुटे हुए हैं। शरद पवार की बेटी को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के तहत विदेश भेजा गया तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि मोदी को सुप्रिया सुले का मन टटोलना था। मोदी चाहते हैं कि शरद पवार के सांसदों का समर्थन लेकर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर को खत्म कर दिया जाए, ताकि अक्टूबर 2025 में जब बिहार के नतीजे आए तब नीतीश कुमार के पास बीजेपी के साथ मोलभाव करने का कोई स्कोप न रचे। मोदी सत्ता को पता है कि उनकी सरकार नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी है और बिहार के नतीजों के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा ये खाली केंचुआ जानता है और कोई नहीं, क्योंकि सारा खेल केंचुआ करता है, ये तो आप जानते ही हैं। लगातार आरोप लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी राजनीति में इस तरीके के दबाव का कभी भी सामना नहीं किया है और जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा घेरा जाता था, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी से वह हथियार छीन लिया है जिसके दम पर वो राजनीति करते थे। नरेंद्र सरेंडर का नारा
आने वाले चुनाव में जोरदार तरीके से मोदी सत्ता का पीछा करेगा और तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जनता पूछेगी कि आखिर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया और उसका ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। ट्रंप के किसी भी बयान का काउंटर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर पाए, काहे का विश्वगुरु। मगर मोदी पर दबाव सिर्फ इतना ही नहीं है। ट्रंप के इरादों को ऐसे समझिए कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने खुलेआम एक कार्यक्रम में कह दिया कि हाल के समय में भारत ने जो किया है वो अमेरिका को कतई मंजूर नहीं है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के लीडरशिप समिट में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत को रूस से हथियार खरीदना बंद करना होगा क्योंकि अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। लुटनिक ने भारत को रूस और चीन के ग्रुप ब्रिक्स से दूरी बनाने की सलाह भी दी और चीन की अगुवाई में डॉलर के खिलाफ चल रहे अभियान से भी दूर रहने को कहा है। यह डिप्लोमेसी की भाषा में धमकी है, सीधे सीधे धमकी। मगर ट्रंप से पहले जो बाइडेन की सरकार ने भी नरेंद्र मोदी से सीधे तो नहीं लेकिन इशारों में कह दिया था कि चीन के खिलाफ जब भी मुकाबले की बात होगी भारत को अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। यही नहीं, अमेरिका मोदी सत्ता से यह भी चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना मार्केट खोल दे और यह सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा है। जबकि 5 बरस पहले मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके परम मित्र एक दिन पलटी मार जाएंगे, नमस्ते ट्रंप पलटी मार जाएंगे और नरेंद्र मोदी को ही लाल लाल आंख दिखाने लग जाएंगे। यह अमेरिका की सह पर ही हो रहा है कि आईएमएफ से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक तक पाकिस्तान को भर भर के पैसा दे रहा है और ट्रंप शाहबाज शरीफ की पीठ थपथपा रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह की मांग नरेंद्र मोदी सरकार से की है वो सीधे तौर पर भारत को गुलाम बनाने का है। जैसे मोदी के पुराने दोस्त पूरी तरह कब्जा चाहते हैं। मत भूलिए कि अडानी की गर्दन अमेरिका के हाथों में है और सीज फायर के टाइम जब ट्रंप ने दावा किया कि वे दोनों देशों के साथ खूब व्यापार करेंगे तो क्या इसी तरह के व्यापार की बात हो रही थी? ये तो सीधे तौर पर भारत की अखंडता से समझौता करने की बात हो गई। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने खड़े हो पाएंगे क्या? जबरिया समझौतों को मना कर पाएंगे क्या? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस वालों के सामने डट कर खड़े हो जाओ तो ये लोग सरेंडर कर जाते हैं। हालांकि ये बात मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं कि इनका पूरा कैरेक्टर ही सरेंडर का है। जब भी इन्हें लगता है कि ये कमजोर स्थिति में है, सामने वाला मजबूत है, तुरंत लौट जाते हैं और जैसे ही थोड़ी सी ताकत मिलती है तो अपनी औकात में आ जाते हैं, यानी सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। कमजोर दिल वालों की यही निशानी होती है और ब्रिक्स की स्थापना में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। दुनिया के सामने ब्रिक्स ने अपनी एक पहचान बनाई तो उसमें भी भारत का एक बड़ा हाथ रहा है। देखना यह है कि अमेरिकी घुड़की के आगे मोदी कहां तक टिकते हैं। नहीं तो राहुल गांधी अमेरिका को चैलेंज तो करिए रहे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मात खाए मोदी अमेरिका हितों के आगे घुटने टेकते हैं तो फिर इस्तीफा देने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। इन सवालों से अलग नरेंद्र मोदी को एक और मामले में पीएचडी थी, वो थी हिंदू मुसलमान करने की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस राजनीति का भी भंडाफोड़ कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके सरकार ने खुद कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, इस देश के लोगों को मिलकर रहना है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है कि भारत धर्म और जाति के आधार पर नहीं बटेगा। और मोदी सत्ता के समर्थकों को यह बात समझ आ गई है कि जब भी जरूरत होगी तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपना बना लेंगे, उनको अपने साथ ले लेंगे। अब याद करिए पिछले कितने ही सालों में कितनी 100 बार मैंने ये बात कहा कि हुजूर को किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी से दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत उससे है जो इनसे सवाल करता है, जो इनके खिलाफ है। जिसको गाली देने से इनकी कुर्सी मजबूत होगी उसको गरिया लेंगे, जिसको मारने से कुर्सी मजबूत होगी उसको मार भी देंगे और जिसके सामने लोटने से कुर्सी मजबूत होगी उसके सामने लोट भी जाएंगे। सब वक्त की नज़ाकत है। यानी मॉब लिंचिंग का धंधा केवल जनता को डराने और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। मोदी सत्ता के इस दोहरेपन से मुसलमानों से नफरत करने वाली कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का भी सरेंडर हो गया है। मगर सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं, सवाल कांग्रेस से भी है, क्योंकि इसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने सिनेमा हॉल में एक फैंस की मौत के बाद पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करवा लिया था। उन्हें जेल जाना पड़ा और इसी कांग्रेस की सरकार की मेजबानी में बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो हुआ उसमें 10 से ज्यादा फैंस की मौत हुई। सवाल यह है कि अगर कार्यक्रम विराट कोहली की टीम का था तो उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को क्यों जाना था, फोटो खिंचाने? और अगर नहीं तो फिर पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का विराट कोहली से मिलना और स्टेडियम के बाहर मौत के तांडव के बाद भी कार्यक्रम का चलते रहना शर्मनाक है। सवाल यह है कि इस मामले में मुकदमा किस किस पर होना चाहिए, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, आरसीबी के मालिकों पर, विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ियों पर, क्योंकि फैंस तो आरसीबी और खिलाड़ियों के ही थे। लेकिन सिद्धरमैया सरकार को ऐसे क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। भीड़ को मैनेज करने के लिए प्लानिंग की कमी और फैंस की संख्या का अंदाजा न लगा पाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सच्चाई यह है कि किसी भी ट्रॉफी और किसी भी जीत से बड़ी चीज आदमी की जान होती है, जिंदगी होती है। और आईपीएल तो सट्टेबाजी का दूसरा नाम हो चुका है। फिर भी एक सरकार की लापरवाही के चलते भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और वो सरकार थी कांग्रेस की।
और हमारा मापदंड इतना गिर चुका है कि लोग, कांग्रेस सरकार की कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मौतों का सही आंकड़ा समय से बता दिया। क्योंकि भारत में आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। कभी किसी बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 100-200 लोग मर जाते हैं, तो कभी कुंभ के भगदड़ में मर जाते हैं, कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मर जाते हैं, कहीं किसी और रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बस के पलटने से मर जाते हैं। नेता और बाबा कह देते हैं कि कुंभ की भगदड़ में मरे लोग सीधे वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन सवाल इस व्यवस्था को बदलने का है। अगर भाजपा ही अपनी भूमिका में फेल रहे तो दूसरी पार्टी के सरकारों से बेहतर की उम्मीद की जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिए। सवाल यह है कि जो जिम्मेदार हैं, क्या वो आरसीबी और कोहली के फैन नहीं हैं? उन्हें दूसरों से अलग कैसे किया जा सकता है? मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के सामने 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा थे, लेकिन वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हादसा हो गया, क्योंकि स्टेडियम के गेट छोटे छोटे हैं। लोग उन गेटों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गेट भी तोड़ दिए और इसी वजह से भगदड़ हुई। मगर शर्मनाक ये है कि भगदड़ के बावजूद स्टेडियम में आरसीबी का स्वागत समारोह जारी रहा। न नेताओं को शर्म आई, न खिलाड़ियों को। आईपीएल जीता आरसीबी ने, पैसा मिला मालिकों को, अरबों रुपए कमाए फ्रेंचाइजी ने, लेकिन जान गई 11 गरीब भारतीयों की। और इस सवाल का जवाब बाकी है कि भगदड़ में 11 फैंस की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है? हमें नहीं मालूम, मगर यदि साजिश का हिस्सा भी है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे